प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ग्रामीण गरीबी की समस्या के ऊपर विचार करेंगे। गांव में गरीबी एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। ग्रामीण पुनरुत्थान करने वालों के सम्मुख यह एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। गरीबी के कारण लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र और निवास नहीं मिल सकता। गांव में ऐसे कई परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार के एक अतिरिक्त सचिव ने स्वयं छुट्टी लेकर मजदूरों के भूख का सर्वेक्षण करने पर पाया कि उत्तर प्रदेश में कुछ मजदूर परिवार प्रतिवर्ष 60 से 90 दिन भूखे सोते हैं। बिहार के कुछ क्षेत्रों में ये 90 से 150 दिन भूखे रहते हैं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारतीय गांव में आज की भांति गरीबी की तांडव नृत्य नहीं होता था। गरीबी की परिभाषा करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं, गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय करने के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। बीवर के अनुसार गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती। गोडार्ड के अनुसार गरीबी उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब उन्हें माना है जो 2400 कैलोरी का व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करते हों। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 107 रुपये एवं नगरीय क्षेत्रों में 177 रुपये प्रति माह तक खर्च न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। शहरों की तुलना में गांव का उपभोग खर्च भी कम है। 1967-68 में गांव में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च 269 रुपये था, जबकि शहरों में 365 रुपये था। गांव में भी गरीबों और अमीरों के उपभोग खर्च में अंतर है। 1970-71 में गांवों की कृषि योग्य भूमि पर केवल 15% लोगों का अधिकार था। डांडेकर और रॉब के अनुसार 1967 से 68 में गांव में 16 करोड़ 60 लाख लोग गरीब थे। मिन्हास ने इसी वर्ष में गांव में 21 करोड़ व्यक्तियों के गरीब होने का अनुमान लगाया है। NCAER के अनुसार 1970-71 में गांव में 24 करोड़ 90 लाख लोग गरीब थे। जहां देश में 1980 के दशक में अंतिम वर्षों में गरीबों की संख्या करीब 30 करोड़ थी, वहां 1977 में बढ़कर यह लगभग 34 करोड़ हो गई। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु 229 रुपये प्रति माह आय आवश्यक बताई गई है। भारत में ग्रामीण निर्धनता के मुख्य कारणों को भारतीय अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप में दर्शाया है। कृषि के प्राचीन तरीके, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, भूमि का खंडीकरण, अलाभकारी जोतें, कृषि पर अत्यधिक भार, ऋणग्रस्तता तथा भूमि संबंध आदि ग्रामीण निर्धनता के कुछ प्रमुख कारण हैं। इनके अतिरिक्त भारत में 1984-85 में कुल 36.9% लोग या 27.27 करोड़ लोग निर्धन पाए गए हैं, जिनमें से 22.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5.09 करोड़ नगरीय क्षेत्रों में निवास करते थे। भारत में 1996-97 में 29.18% प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। अर्थशास्त्रियों का मत है कि देश में 40 करोड़ लोग गरीब हैं, जो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की जनसंख्या के बराबर है। आइए देखते हैं कि भारत में ग्रामीण निर्धनता के प्रमुख कारण
क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण है वैयक्तिक कारक या पर्सनल फैक्टर्स। प्राचीन समय में धारणा थी कि अपनी दशा के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि से ग्रसित होता है, तब गरीबी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अयोग्यता गरीबी पैदा करती है। यह अयोग्यता अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कई व्यक्ति वंशानुगत रोगों से पीड़ित होते हैं, तो कई मानसिक बीमारियों और पागलपन आदि से। बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, अपंगता आदि के कारण व्यक्ति अपने शारीरिक क्षमता का प्रयोग अर्थोपार्जन में नहीं कर पाता। दूसरा कारक क्या है? वह है भौगोलिक कारक। यदि किसी देश में प्राकृतिक भंडारों व खनिज पदार्थों का अभाव है, भूमि में उपजाऊपन की कमी है, तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को धनोपार्जन करने के लिए प्रचुर प्राकृतिक साधनों के नहीं मिलने से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तान और वर्षा की कमी करने वाले स्थानों पर गरीबी पाई जाती है। खराब मौसम के कारण, जैसे अत्यधिक गर्मी और सर्दी तथा ओलों के कारण फसल नष्ट हो जाती है, तो लोगों को अभाव एवं गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, काल, भूचाल, महामारी आदि भी गरीबी उत्पन्न करते हैं। तीसरा है आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक दशा का वर्णन आय और खर्च के संदर्भ में किया जाता है। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का दुष्चक्र, मंदी आदि गरीबी को जन्म देते हैं। चौथा है सामाजिक कारक, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक कमियां, स्वास्थ्य रक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह और नेतृत्व का ज्ञान का अभाव तथा परिस्थितियों से बच्चों और युवा लोगों का असामंजस्य आदि सम्मिलित करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे यहाँ शिक्षितों में बेकारी पनपी है। शिक्षा उन्हें जीवन यापन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाती। शिक्षा में अनुशासन के अभाव के कारण छात्र असंतोष की समस्या पनपी है। हमारे यहाँ अंधे, बहरे तथा अपंगों के लिए भी पर्याप्त शिक्षा और जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। बुरा स्वास्थ्य और बीमारी व्यक्ति की कार्य क्षमता को घटाते हैं। इन परिस्थितियों में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवारजनों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। गंदी बस्तियों में रहने, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, प्रकाश आदि के अभाव में एवं भीड़ भाड़ युक्त घर होने पर भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास भी गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति प्रथा व्यक्ति की गतिशीलता में बाधक है। सदस्यों को घर से बाहर जाने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते। जाति व्यवस्था व नवीन व्यवसायों को अपनाने की सामान्यतः स्वतंत्रता नहीं रही और लोग परंपरागत व्यवसायों को करते रहे। अब हम देखते हैं राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल गरीबी को जन्म देती है। असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि पनपते हैं। पारस्परिक वैमनस्यता भी देश में अफवाहों को जन्म देती है और इसके फलस्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव आता है। सरकार की आर्थिक नीतियों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। सरकार की उत्पादन नीति, टैक्स नीति, आयात निर्यात, वितरण की व्यवस्था भी देश के लोगों की आर्थिक दशा को प्रभावित करती है। छठा है युद्ध या वॉर। युद्ध के दिनों में आर्थिक अपव्यय बहुत बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर गरीबी बनती है। दो विश्व युद्धों ने पश्चिमी देशों को दिवालिया बना दिया। युद्ध में पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है, अतः स्त्रियों को अर्जन करना होता है और कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं तथा समाज में आर्थिक संबंध अस्त व्यस्त हो जाते हैं।
युद्ध के कारण मानसिक पीड़ा और अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे उत्पादन की क्रिया भी प्रभावित होती है। सातवां कारक है सांस्कृतिक कारक। हमारी संस्कृति में अधिक धन प्राप्ति को या धन के लिए जीवन को खपा देने को उचित नहीं माना गया है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में सादा जीवन उच्च विचार की बात कही गई है। अतः लोग धन के पीछे नहीं भागते, वरना जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में संतोष महसूस करते हैं। वर्तमान में भारत की गरीबी का जो उल्लेख किया जाता है, वह पश्चिमी देशों की देन है। गरीबी एक सापेक्ष अवधारणा है, जिसे किसी देश और समाज की संस्कृति के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। आठवां है बढ़ती जनसंख्या या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या की बाढ़ ने भी गरीबी को बढ़ा दिया है। जिस गति से यहाँ जनसंख्या बढ़ती है, उसी गति से जीवन यापन के लिए साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती। परिणाम स्वरूप लोगों को बेकारी और भूखमरी का सामना करना पड़ता है। माल्थस ने बढ़ती जनसंख्या को गरीबी के लिए उत्तरदायी माना है। नौवां पॉइंट है बेकारी या अनएम्प्लॉयमेंट। बेकार होने पर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। पर्याप्त आय न होने पर वह अपना तथा अपने पर आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पाता। उत्पादन के साधनों के अभाव में भी बेकार व्यक्ति अर्जन नहीं कर सकता और उसे अपनी आवश्यकताओं को घटाकर निम्न जीवन स्थिर बिताने के लिए विवश होना पड़ता है। कई बेकार व्यक्तियों को तो भीख मांगकर जीवन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।